हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज बीएससी नर्सिंग की इस सीरीज में हम जूलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी मेरे दोस्तों, बायो का जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसे अपन आज क्लियर करेंगे। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं, तो आप सभी ध्यान देकर के हर एक प्रश्न को समझना, उसके आंसर को समझना। तो मेरे दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। और मेरे दोस्तों, आपके इस सपोर्ट के लिए मैं आपका आभारी हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन है, शरीर का हरफन मोला अंग कौन सा है? शरीर का हरफन मोला। तो मेरे दोस्तों याद रखना, यहां सीधा आंसर है क्या? स्किन, यानी हमारी त्वचा। मेरे दोस्तों, हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वही शरीर का हरफन मोला है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर फॉलिकल। एयर फॉलिकल जो है, आपने देखा होगा कई बार ठंड जैसे ही ज्यादा लगती है तो ऐसी परिस्थिति में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एग्जाम का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह ठंडा पानी लग जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरे कुछ दोस्त हैं जो संडे टू संडे नहाते हैं। तो दोस्तों, साप्ताहिक अवधि ज्यादा लग रही है, थोड़ी कम करो। अब सुनिएगा, तो भैया यहां पर हेयर फॉलिकल, आखिर हेयर फॉलिकल को कौन जो है गति करवा रहा है? तो मेरे दोस्तों याद रख लेना, यहां पर एक एरेक्टर पिलाई मसल पाई जाती है मेरे दोस्तों। तो एरेक्टर, कौन सी मसल? एरेक्टर, याद रख लोगे। ओके। अब मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेनेत सेल। पेनेत कोशिकाओं का क्या काम है? सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि पेनेत कोशिका पाई कहां जाती है। मेरे दोस्तों याद रखना, पेनेत कोशिका जो है वो क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन में पाई जाती है। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन का मतलब है लीबरकुहन की दरार। लीबरकुहन की जो दरार होती है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन जो होते हैं, अब आप कहोगे सर होते कहां हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेरे दोस्तों लीबरकुहन की दरार पाई जाती है और इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, उसका नाम है पेनेत सेल। या सीधे सीधे कह दो कि जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति है, उसके अंदर पेनेत सेल पाई जाती है। वो लाइसोजाइम का स्रावण करती है। किसका? लाइसोजाइम का। और मेरे दोस्तों आपको तो पता ही होगा लाइसोजाइम किसको नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम है। तो याद रखना, पेनेत सेल लाइसोजाइम का क्या करेगी? सीक्रेशन करेगी। और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल करेगा। देखो, मैं हर एक प्रश्न से 3 से 4 नए क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और इससे आपके जितने भी टॉपिक है बायो के, उनका साथ ही साथ रिवीजन हो रहा है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यह टर्मिनोलॉजी हमेशा क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आई है। टर्मिनोलॉजी की तरफ ध्यान दो। टर्मिनोलॉजी है ग्लाइकोजेनेसिस। मेरे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये पहले ही कह रहा है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब किसका संश्लेषण? ग्लाइकोजन का। किसका संश्लेषण? ग्लाइकोजन का। और मेरे दोस्तों, अगर मुझे ग्लाइकोजन को संश्लेषित करना है तो आप ही मुझे बता देना, ग्लाइकोजन कब बनेगा? जब ग्लूकोज की यूनिट एक दूसरे से मिलेगी। और मेरे दोस्तों, ग्लाइकोजन कहां पर संश्लेषित करवा रहे हो? भाई ग्लाइकोजन कहां पे होगा? या तो लीवर में होगा या हमारी मसल में होगा। तो मेरे दोस्तों, हमारे लीवर के अंदर मुझे ग्लाइकोजन को जमा करना है तो वहां ग्लूकोज लाना पड़ेगा।
और ग्लूकोज की इकाइयां एक दूसरे के साथ जुड़ करके जब ग्लाइकोजन का निर्माण करती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। क्लियर बात? अब मेरे दोस्तों मैं आपसे एक यहां पे बात भी पूछना चाहता हूं, आप चैट बॉक्स में आंसर देना। आप मेरे को यह बताओ, ऐसा कौन सा एंजाइम है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ता है तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में भेजता है? अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर में भेजने का काम कौन सा एंजाइम करता है? जल्दी बताओ देखें। अब मेरे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस शब्द अगर कहीं जुड़ गया इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस होना, यानी इसका उल्टा। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने तब तो वो ग्लाइकोजेनेसिस, और जब ग्लाइकोजन टूटे छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट में तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्लियर है? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में क्या होता है? कन्वर्ट। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या मेरे दोस्तों? ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब ये क्या प्रोसेस है? तो सुनो, यहां ग्लूकोनियोजिनेसिस मतलब कि मुझे जिनेसिस यानी संश्लेषण करवाना है ग्लूको यानी ग्लूकोज का, लेकिन करवाना किससे है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, यदि हम एमिनो एसिड या फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल या अमीनो अम्ल की मदद से अगर हम क्या बनाते हैं मेरे दोस्तों? ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाती है। याद रख लोगे क्या? कोई दिक्कत होगी क्या? वेरी गुड। अब मेरे दोस्तों अगला है क्वेश्चन कोर्डी टेंडिनी का फंक्शन। पहले आप चैट बॉक्स में बताओ देखें, कोर्डी टेंडिनी कहां पाई जाती है? कोर्डी टेंडिनी कहां पाई जाती है? जरा बताओ देखें, कोर्डी टेंडिनी कहां पाई जाती है? मैंने समझाया था हार्ट वाले टॉपिक में, याद करो मेरे दोस्तों। जब मैंने पढ़ाया था आपको हार्ट, तब मैंने वहां पे आपको एक बात पढ़ाई थी, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों। जब मैंने हार्ट के बारे में जानकारी दी थी तो मैंने कहा था कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, इन वाल्व को विपरीत दिशा में खुलने से रोकने के लिए, इन वाल्व को विपरीत दिशा में खुलने से रोकने के लिए इस वेंट्रिकल की यानी इस निले की दीवार से कुछ रज्जू जुड़े होते हैं, और उन रज्जुओं को, उन कोर्ड को कोर्डी टेंडिनी कहते हैं। तो कोर्डी टेंडिनी का काम क्या हुआ? एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं, इन वाल्व को विपरीत दिशा में खुलने से रोकने में। वाल्व बंद हो गया, निलय संकुचित हुआ, निलय का इतना ज्यादा प्रेशर लगा कि ये दरवाजा, ये वाल्व ऊपर की तरफ खुल गया। अगर यूं ऊपर की तरफ पलट जाता वाल्व तो क्या होता? ये ब्लड ऊपर नहीं चला जाता क्या? बिल्कुल चला जाता। तो वाल्व बंद रहे, अपनी स्थिति पर रहे, इसमें ये रज्जू इसे खींचे रखते हैं ताकि ज्यादा वाल्व ऊपर नहीं जाए। ठीक है, तो कोर्डी टेंडिनी का काम आपके समझ में आ ही गया। ये वाल्व को उलटने से रोकते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है SAN। अब SAN का मतलब है SA नोड, सिनोएट्रियल नोड। याद करो मेरे दोस्तों, हमारे हार्ट के अंदर कुछ नोडल टिश्यू होते हैं जो हार्ट को कंडक्ट करते हैं, हार्ट को चलाते हैं। कौन कौन से टिश्यू होते हैं?
एक होता है ऐसे नोड, एक होता है एवी नोड, फिर मेरे दोस्तों हिंज के बंडल और पुरकिंजे फाइबर होते हैं मेरे दोस्तों। तो आप ही मुझे बताओ मेरे साथियों, मेरे मित्रों, सुनिए मेरे दोस्तों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे नोड हार्ट का पेस मेकर है? क्यों? क्योंकि ये वो भाग है जो हार्ट की दीवार के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की सबसे पहले सूचना देता है। सबसे पहले हृदय के संकुचन का पूरा ऑर्डर कहां से जनरेट होता है? ऐसे नोड से। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों। तो ऐसे नोड के अंदर हार्ट को संकुचित कराने का जो क्रियात्मक विभव, जो क्रियात्मक आवेग उत्पन्न होगा, उस आवेग की दर 72 से 80 पर मिनट होगी मेरे दोस्तों। याद रखना, भूलना नहीं है। अगला पॉइंट है डक्ट ऑफ बेलिनाई। क्या? डक्ट ऑफ बेलिनाई। बेलिनाई की नलिका, किसकी? बेलिनाई की नलिका मेरे दोस्तों कहां पाई जाती है? याद करके बताओ। देखें, मैंने कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाया था डक्ट ऑफ बेलिनाई। याद है तो जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्तों डक्ट ऑफ बेलिनाई से, और मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मैंने आपको ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ाया था, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाया था। तो नेफ्रॉन में मैंने कहा था ये बोमेन संपुट है, ये पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर मेरे दोस्तों ये हेनले लूप है, ये डीसीटी है, और इसके बाद में मेरे दोस्तों ये है मेरे साथियों कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। मेरे दोस्तों याद रखना, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो संग्राहक नलिका है, इस संग्राहक नलिका में मेरे साथियों, इस संग्राहक नलिका में मेरे दोस्तों, ठीक है, जब यह संग्राहक नलिका आगे की तरफ हमारे किडनी के आंतरिक भागों में जाती है, तो जैसे मान लो ये एक संग्राहक नलिका आई, फिर कोई एक और संग्राहक नलिका आई, तो इस तरह से जब मेरे दोस्तों बहुत सारी संग्राहक नलिका आपस में जुड़ती जाती है तो एक बड़ी वाहिनी बनती है, उसे डक्ट ऑफ बेलिनाई कहते हैं। तो बेलिनाई की डक्ट कब बनी? जब मेरे दोस्तों बहुत सारी संग्राहक नलिका एक किसी बड़ी वाहिनी में खुलती है, तो इस बड़ी वाली वाहिनी को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरे दोस्तों डक्ट ऑफ बेलिनाई। याद रख लोगे क्या? वेरी गुड। एक मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे बताना, मेल पिग्गी बॉडी, मेल पिग्गी काय किसको कहते हैं? मेल पिग्गी काय किसको कहते हैं? जल्दी बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं जब भी कोई क्वेश्चन पूछूं तो ऐसा समझ लेना कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि मैं मेरे पिछले 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, और मेरे दोस्तों मेरे द्वारा बोला गया हर एक शब्द, हर एक वर्ड आपके लिए काम का है, यह आप मान के चलना मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मेरे दोस्तों मेल पिग्गी बॉडी या मेलपीजियन बॉडी किससे मिलकर बनती है? याद रखो मेरे दोस्तों, मेल पिग्गी बॉडी के अंदर दो चीजें आती है, एक तो बोमेन संपुट और एक ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मेल पिग्गी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल पिग्गी काय या मालफीजियन बॉडी भी कहते हैं आप इन्हें। सही बात गलत बात? सर सही है। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है सर? क्वेश्चन बनता है पोडोसाइट। पोडोसाइट किस में होती है? तो मेरे दोस्तों पोडोसाइट किस में होती है? बोमेन संपुट में। किस में होती है? बोमेन संपुट में। आगे बढ़े क्या? चलो अब मेरे दोस्तों अब अपन बात करते हैं जीएचपी, बीसीओपी और सीएचपी। देखो मेरे दोस्तों इस ग्लोमेरुलस के अंदर 3 प्रकार के प्रेशर है, या मैं ये कह दूं कि ये जो नेफ्रॉन है आपका, इस नेफ्रॉन के द्वारा 3 प्रकार के दाब जनरेट किए जाते हैं। कितने प्रकार के दाब जनरेट किए मेरे दोस्तों? 3 प्रकार के दाब जनरेट किए जाते हैं। कौन से 3 दाब? एक का नाम है जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या नाम है? ग्लोमेरुलर
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये प्रेशर मेरे दोस्तों ग्लोमेरुलस के द्वारा जनरेट होता है। आपको तो इतना ही याद रखना है कि ग्लोमेरुलस के द्वारा लगाया गया दाब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। मेरे दोस्तों ये प्रेशर कब जनरेट होगा, तो याद रखना, जो मेरे दोस्तों अभिवाही धमनिका आती है इसका व्यास ज्यादा होता है, और जो अपवाही धमनिका जाती है उसका व्यास मेरे दोस्तों कम होता है। उसका व्यास क्या होता है? कम। आने वाली का व्यास ज्यादा है, जाने वाली का व्यास कम है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छिद्रों को फेनेस्ट्रा कहते हैं। तो मेरे दोस्तों फेनेस्ट्रा पर दबाव बढ़ता है क्योंकि इधर से ब्लड आ तो रहा है ज्यादा और जा रहा है कम। तो मेरे दोस्तों अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका यानी एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर में मेरे दोस्तों क्या होता है? अंतर होता है। और इस वजह से मेरे दोस्तों यहां से अंदर का जो भी लिक्विड है, जो भी नाइट्रोजनी वेस्ट है, वो शन करके नीचे बोमेन संपुट में आ जाता है। इसलिए इस प्रेशर को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 70 mm ऑफ Hg। कितनी? 70 mm ऑफ Hg। क्लियर? फिर एक प्रेशर और लगता है मेरे दोस्तों, जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आया है उस ब्लड के द्वारा, और ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आया है उस ब्लड के अंदर मेरे दोस्तों एक एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन होती है। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। और मेरे दोस्तों ये जो एल्ब्यूमिन नाम की प्लाज्मा प्रोटीन है ये एक फोर्स जनरेट करती है, और वो फोर्स मेरे दोस्तों नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, सॉरी, वो फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगता है। वो फोर्स मेरे दोस्तों ब्लड को फिल्टर होने से रोकता है, और ऐसे नेगेटिव प्रेशर को, ऐसे नेगेटिव दाब को ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं। और मेरे दोस्तों BCOP की वैल्यू 30 होती है। तो ये प्रेशर ऋणात्मक लगा है, ये ब्लड को फिल्टर होने से रोकेगा, ये ब्लड के अंदर के घटकों को नीचे जाने से रोकेगा। कौन? BCOP। और मेरे दोस्तों अंतिम एक प्रेशर और होता है कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP। ये मेरे दोस्तों इस कैप्सूल के द्वारा जनरेट होता है, और ये भी प्रेशर मेरे दोस्तों ऊपर की तरफ लगता है। ये भी प्रेशर नेगेटिव होता है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड सन करके नीचे आ चुका है, अब वो लिक्विड ऊपर से आने वाले पदार्थों का विरोध करता है। इसलिए ऐसे प्रेशर को कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 20 mm। याद रखना ये RBSE के आंकड़े है। तो मेरे दोस्तों 70 mm तो किसका वैल्यू हो गया? तो सर 70 mm वैल्यू हो गया GHP का। ये तो है पॉजिटिव और बाकी ये दोनों है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले प्रेशर कितने हो गए? तो सर नेगेटिव वाले प्रेशर 50 हो गए, पॉजिटिव वाला कितना हो गया? 70। तो नीचे की तरफ तो प्रेशर कितना लग रहा है? 70। ऊपर की तरफ विपरीत दिशा में कितने लग रहे हैं? 50। तो बताओ माइनस वाला ज्यादा कि प्लस वाला ज्यादा? प्लस वाला प्रेशर ज्यादा है, इसलिए चीजें सन करके नीचे आती है। और प्लस का कितना प्रेशर ज्यादा है? देखो, जब 70 में से 50 घटा दोगे तो पीछे कितना बचेगा? 20। तो मेरे दोस्तों नीचे की तरफ नेट ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट रेट होती है आपकी, या जो नेट आपका जो प्रेशर जनरेट होता है मेरे दोस्तों, वो नेट प्रेशर कितना है? तो याद रखना नेट प्रेशर सर होता है टोटल 20 mm। याद रख लेना, बड़ी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गुरुवार? अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है बालकों। किस तरह से सिंपल है तो देखिएगा छात्रों। क्या? तो देखो क्वेश्चन है हेनले के लूप की आरोही भुजा। किसके लूप की आरोही भुजा? हेनले जी महाराज के लूप की आरोही भुजा की परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा होती है? मेरे दोस्तों लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन का यू आकार का भाग है, जिसकी दो भुजाएं होती है, डिसेंडिंग आर्म एंड एसेंडिंग आर्म। यानी मेरे दोस्तों उस लूप ऑफ हेनले के अंदर दो भुजा होती है, एक अवरोही भुजा,
दूसरी आरोही भुजा। मेरे दोस्तों अवरोही भुजा जल के लिए ज्यादा पारगम्य होती है, इसलिए अवरोही भुजा से पानी का अधिक से अधिक पुनः अवशोषण होता है। लेकिन मेरे दोस्तों आरोही भुजा आयनों के लिए, खनिजों के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा पारगम्य होती है। इसलिए मेरे दोस्तों आरोही भुजा से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन का अवशोषण ज्यादा होता है। मैं लिख देता हूं Na+ या Cl-, इन आयनों का क्या ज्यादा होगा मेरे दोस्तों? क्या ज्यादा होगा सर? अवशोषण ज्यादा होगा। याद रख लोगे? रख लेंगे गुरु। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पिछली बार गाउट रोग के बारे में पूछा गया था। गाउट रोग किस तरह का रोग है? तो मेरे दोस्तों गाउट रोग बहुत ही एक सिंपल सी डिजीज पढ़ी अपन ने कि जब यूरिक अम्ल जमा हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति मेरे दोस्तों आपने बोन और जॉइंट में पढ़ा था गाउट रोग। तो मेरे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहां से ये प्रश्न गाउट के सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है जैसा गाउट रोग ज्यादा पॉपुलर है वैसे ये भी ज्यादा पॉपुलर है। इस रोग का नाम क्या है? रोग का नाम है मेरे दोस्तों ब्राइट, ठीक है, और इसको नेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो नेफ्राइटिस या ब्राइट रोग क्या है अगर आपसे ये पूछे, और यही रोग आगे चलकर एडिमा में बदल जाता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहना सर ब्राइट या नेफ्राइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है जिससे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और इसलिए मेरे दोस्तों इसे हम नेफ्राइटिस कहते हैं। क्योंकि गड़बड़ी किस में आ गई? नेफ्रॉन के भाग में आ गई। और नेफ्रॉन के कौन से भाग में संक्रमण हुआ? ग्लोमेरुलस में। और कौन से जीवाणु ने संक्रमण किया? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सब ड्यूरल केविटी। देखो मेरे दोस्तों आप याद ये रखना कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारा मस्तिष्क और जो मेरु रज्जु होता है, इस मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बाहर 3 झिल्लियां होती है। कौन सी 3 झिल्लियां? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो देखें। हमारे ब्रेन के बाहर जो आवरण होता है, जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो 3 तरह की है। मैंने ट्रिक बताई थी पहले आपको, डीएपी। ट्रिक क्या है? डीएपी। डीएपी से क्या याद रखोगे? ड्यूरामेटर एरेक्नोइड पायामेटर। ड्यूरामेटर एरेक्नोइड पायामेटर। ड्यूरामेटर किधर की? बाहर की। पायामेटर किधर की? अंदर की। एरेक्नोइड कहां की? मध्य की। मेरे दोस्तों याद रखना। क्या याद रखना है सर? तो सुनो मेरे दोस्तों, ये हो गई ड्यूरामेटर। ये तो क्या हो गई? ड्यूरामेटर। इसे दृढ़ तानिका कहते हैं, ठीक है। ये हो गई एरेक्नोइड, इसे जाल तानिका कहते हैं। और मेरे दोस्तों ये हो गई मृदु तानिका, इसे मेरे दोस्तों, तो ये ड्यूरामेटर, फिर ये एरेक्नोइड, और फिर मेरे दोस्तों ये पायामेटर। अब मेरे दोस्तों एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आप मुझे बताओ जो ये ऊपर की तरफ जो ड्यूरामेटर है, इस ड्यूरामेटर और इस एरेक्नोइड के बीच क्या दिखाई दे रहा है? तो सर मुझे स्पेस दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस स्पेस को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सब ड्यूरल केविटी। क्योंकि ड्यूरामेटर के नीचे है कि नहीं है, तो सब ड्यूरल नाम हो गया। इसी तरह से मेरे दोस्तों एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच की ये जो केविटी है इसे बोलते हैं सब एरेक्नोइड। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सब एरेक्नोइड केविटी। तो अगर आपसे कोई कहे कि सब एरेक्नोइड केविटी कहां होती है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच। और अगर आपसे कोई कहे कि सब ड्यूरल केविटी कहां होती है, तो आप कहना ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच। डी और ए के बीच में सब ड्यूरल, और ए और पी के बीच में सब एरेक्नोइड। क्लियर बात? चलो अब बात करते हैं मेरे दोस्तों क्रेनियल नर्व की। मैंने पहले ही बताया था मेरे दोस्तों हमारे ब्रेन से जो नर्व निकलती है
उसे स्पाइनल नर्व कहते हैं। और स्पाइनल नर्व कितने जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। इसी तरह से मेरे दोस्तों हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु से कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है, कितने जो है पेयर नर्व निकलती है? तो आप कह देना सर 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो ये जो 31 जोड़ी तंत्रिका है इनकी संख्या आपको अलग अलग बतानी पड़ेगी। गिरवा वाले भाग में अलग, वक्ष भाग में अलग, ठीक है ना, फिर लंबर भाग में अलग, सेक्रम भाग में अलग और कोकिक्सियल भाग में अलग। तो मेरे दोस्तों 31 जोड़ी, इसके लिए आपकी ट्रिक है CTLSE। क्या? CTLSE। C फॉर क्रेनियल, सर्वाइकल, T फॉर थोरेसिक, L फॉर लंबर, S फॉर सेक्रम और C फॉर कोकिक्स। अब इनकी संख्या कैसे? तो गिरवा क्षेत्र में कितनी होती है? तो सर गिरवा क्षेत्र के अंदर मेरु तंत्रिकाएं 8 होती है, लेकिन गिरवा क्षेत्र में अगर कशेरु का पूछे तो 7, ठीक है। और थोरेसिक रीजन में कितनी जो है नर्व होती है? सर 12 जोड़ी। लंबर में कितनी है? सर 5। सेक्रम में कितनी? सर 5। और कोकिक्स में कितनी? सर 1। तो मेरे दोस्तों याद रखना, क्या याद रखना है? 12 और 8 याद रखना है। 12 और 8 कितने होते हैं? सर 12 और 8 20 होते हैं। 20 और 10 सर कितने होते हैं? तो 30 होते हैं। 30 और 1 कितना होता है? सर 31 होता है। तो ये 31 जोड़ी तंत्रिका जो है इन्हें अपन मेरु तंत्रिका कहते हैं। गिरवा मेरु तंत्रिका 8 जोड़ी, वक्सीय मेरु तंत्रिका 12 जोड़ी, लंबर मेरु तंत्रिका 5 जोड़ी, सेक्रम मेरु तंत्रिका 5 जोड़ी और पूंछीय मेरु तंत्रिका या कोकिक्स मेरु तंत्रिका 1 जोड़ी। अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की, श्वसन क्षमता की। यह क्वेश्चन अनेकों बार एग्जाम में आया हुआ है। बहुत से बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। मेरे दोस्तों आपसे आग्रह करता हूं आप गड़बड़ से बचें, ठीक है। किससे बचें? गड़बड़ से बचें। सर हम बचेंगे कैसे गड़बड़ से? तो देखिएगा मेरे दोस्तों मेरे पास इस गड़बड़ का इलाज है। देखो, तो श्वसन संबंधी क्षमताएं, पहले तो श्वसन क्षमता है कौन कौन सी? सबसे पहली श्वसन क्षमता का नाम है TLC। TLC का मतलब होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब फेफड़े की कुल क्षमता। फेफड़े में ठूस ठूस के हवा भर दो, जितनी अधिकतम भर सकते हो वही फेफड़े की टोटल लंग्स कैपेसिटी है। तो मेरे दोस्तों फेफड़े की टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? 5800 ml। कितनी होती है? 5800 ml। याद रख लेना टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। फेफड़े की कुल क्षमता कितनी? 5800 ml। ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है लेकिन उस फॉर्मूले पे जाना ही नहीं है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी को जैव क्षमता कहते हैं फेफड़ों की। इसे VC से लिखते हैं जैव क्षमता। तो जैव क्षमता क्या है मेरे दोस्तों? जैव क्षमता का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने फेफड़ों के अंदर अधिकतम कितनी वायु भरता है और अधिकतम कितनी वायु बाहर निकालता है, वही उसकी जैव क्षमता है। क्यों भाई? इसलिए मेरे दोस्तों क्योंकि आपके फेफड़े के अंदर कुछ ऐसी वायु है जिसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। उस वायु का नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जब फेफड़े की कुल क्षमता पूछी जाती है तो इस जैव क्षमता के साथ रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ा जाता है, तब आंसर 5800 आता है। लेकिन मैं अगर यह कहूं कि अधिकतम बाहर निकाली गई और अधिकतम अंदर ली गई वायु की क्षमता, तो मेरे दोस्तों बाहर निकाली गई और अंदर ली गई वायु में RV शामिल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये कुल होती कितनी है? तो सर ये 4600 होती है। कितनी होती है? 4600। याद रखना IRV प्लस ERV प्लस TV क्या? टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। जो नॉर्मली श्वास में अंदर लेते हो वो है ज्वारीय आयतन। तो एक बार नॉर्मली श्वास ली, ज्वारीय आयतन अंदर चला गया, ठीक है। फिर मैंने एक बार बलपूर्वक वायु अंदर ली तो IRV अंदर आ गई, ठीक है। अब मैंने बलपूर्वक वायु बाहर निकाली
तो ERV बाहर निकल गई, तो अधिकतम अंदर ली गई और अधिकतम बाहर निकाली गई वायु कोई वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता कहेंगे। तो जैव क्षमता कितनी हो गई? 4600 ml। अब बात आती है FRC की। FRC को बोलते हैं मेरे दोस्तों फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो मेरे दोस्तों याद रखना क्रियाशील अवशिष्ट आयतन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। तो याद रखना मेरे दोस्तों क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कितना होता है? तो 2300 ml। कितना होता है मेरे दोस्तों? 2300 ml। और ये हमेशा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम के योग के बराबर होता है। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या? वायु की वो मात्रा जो जिसे आप बाहर निकालते हो बलपूर्वक, वो ERV। ठीक है, और तो अगर आपसे कोई ये कहे कि फेफड़े के अंदर भरी गई वह वायु जिसे हम बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो तो आपकी ERV हो ही गई मेरे दोस्तों। और ERV के अंदर अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो तो वो आपकी हो गई FRC। अब मेरे दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है EC। EC क्या है? तो मेरे दोस्तों एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपीरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये है कि जैसे मेरे को किसी ने ये कहा कि आप अधिकतम वायु को बाहर निकालिए, तो जब मैं अधिकतम वायु को बाहर निकालूंगा तो एक तो मैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकालूंगा और एक मैं टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकालूंगा। इसी तरह से मुझे कोई कहे आप अधिकतम वायु को अंदर लेके दिखाओ, तो मैं पहले ज्वारीय वायतन अंदर लूंगा टीवी, और फिर मैं IRV अंदर लूंगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर FRC क्या है सर? तो FRC का मतलब है कि एक बार नॉर्मली आपने श्वास बाहर छोड़ दी तो इसके बाद आपके अंदर बची हुई जो वायु है जिसे आप FRC कह रहे हैं, तो अंदर क्या बचा हुआ है? अंदर ERV और RV बचा हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आप अपने फेफड़ों के अंदर कुल कितनी वायु रख सकते हैं, तो हम कुल 5800 ml रख सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके फेफड़े की वाइटल कैपेसिटी कितनी है, यानी अधिकतम बाहर निकाली गई अधिकतम अंदर ली गई, ठीक है ना, तो सर अगर हम RV को निकाल दे तो 4600 ml हमारी जो है VC है। VC कितनी है? 4600। TLC कितनी है? 5800। ऐसे ही याद रखना है आपको। VC कितनी है? VC कितनी है? 4600। ठीक है, और मेरे दोस्तों TLC कितनी है? तो सर TLC है 5800। TLC 5800, VC 4600, FRV तो देखिएगा FRV कितनी है? 2300। कितनी है? 2300। अब मेरे दोस्तों हम आए किसके पास? तो हम अब आए IC के पास। किसके पास? IC के पास। IC को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब आपको हवा अंदर भरनी है, तो जब वायु को अंदर लोगे तो पहले क्या अंदर लोगे? ज्वारीय आयतन, फिर और बलपूर्वक अंदर लोगे। तो मेरे दोस्तों एक तो टीवी अंदर लोगे, एक IRV, तो ये कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम होता है 500 और IRV 2500 से लेकर के 3000 तक होता है। तो इसलिए याद रखना 3000 ये हो गए और 500 ये हो गए, तो ये हो गई 3500। कितनी हो गई? 3500। तो IC कितनी होती है? IC होती है 3500। ठीक है, EC कितनी होती है? तो EC होती है मेरे दोस्तों 1500। ठीक है, 1500 या 1600 भी हो सकती है। तो याद रखना ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आंकड़े याद करने ही पड़ेंगे मेरे दोस्तों, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो देखो अगर आपसे पूछा फेफड़ों की कुल कैपेसिटी बताओ तो कितनी? 5800। अगर आपसे पूछे फेफड़े की वाइटल कैपेसिटी बताओ तो कितनी? 4600। अगर FRV पूछे तो कितनी? 2300। अगर IC पूछे तो कितनी? 3500। और EC पूछे तो कितनी? 1500। EC पूछे तो कितनी? 1500। EC क्या? तो वायु की वो मात्रा जिसे आप बाहर निकाल सकते हो बलपूर्वक। ठीक है, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। तो कितनी बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हो? एक तो ज्वारीय आयतन और दूसरा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आप RV को बाहर निकाल सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम को? सर नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम बाहर निकाल ही नहीं सकते। वो तो फेफड़ों में एक बार भर जाने के बाद परमानेंट हो गई, उसे हम कभी बाहर निकाल ही नहीं सकते।
तो फेफड़ों में पाई जाने वाली वह वायु की मात्रा जिसे हम बाहर निकाल नहीं सकते उसे कैसा आयतन कहते हैं? अवशिष्ट आयतन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ठीक है। तो एफ आर सी की बात कर ली आपने, आई सी की बात कर ली, ई सी की बात कर ली, वी सी की बात कर ली और टीएलसी की बात है कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों बात किसकी करेंगे? तो सर अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना की, जो कि हमारे इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया था। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कौन से ईयर का भाग है? तो सर हमने एक्सटर्नल ईयर पढ़ा था, और एक्सटर्नल ईयर के अंदर हमने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल ईयर के अंदर सर हमने पहले पिन्ना पढ़ा, फिर ऑडिटरी कैनाल पढ़ा, और फिर हमने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पढ़ा। तो सर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तो बाह्य कर्ण का भाग है, एक्सटर्नल ईयर का भाग है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आगे एक मेरे दोस्तों नीचे की तरफ क्या जाती है? नली जाती है मेरे दोस्तों। ये कौन से वाले ईयर से निकलती है? तो मिडल ईयर से निकलती है, और किस में जाके खुलती है? फेरिंग्स में जाकर खुलती है मेरे दोस्तों। इस नली को क्या कहते हैं? यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। यूस्टेकियन नलिका इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ दबाव को मेंटेन करती है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों ओर दाब को कौन मेंटेन करती है? आपका आंसर होगा यूस्टेकियन नलिका। एक और प्रश्न बनता है यूस्टेकियन नलिका से, ग्रसनी और मध्य कर्ण को जोड़ने वाली नलिका का क्या नाम है? यूस्टेकियन नलिका। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे ईयर में, हमारे कान में एक होता है क्रिस्टी और एक होता है मैक्यूली। एक तो क्या होता है? क्रिस्टी, एक क्या होता है? मैक्यूली। पूछा क्या जाएगा? पूछा यह जाएगा कि क्रिस्टी किसके अंदर होता है और मैक्यूली किसके अंदर होता है। मेरे दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन भी आया था कि कान के अंदर पाए जाने वाले कौन से भाग है जो संतुलन का काम करते हैं। तो संतुलन का काम कौन से भाग करेंगे? तो सर संतुलन का भाग एक तो करता है वेस्टिबुलाई। कौन करता है? वेस्टिबुलाई। और एक करता है सेमी सर्कुलर कैनाल। मेरे दोस्तों याद रखना, सेमी सर्कुलर कैनाल में अर्धवर्ताकार नलिकाओं में क्रिस्टी होती है और प्रघाण, प्रघाण का मतलब वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई में सर मैक्यूली होती है। और वेस्टिबुलाई के कितने चेंबर होते हैं? 2, बड़े वाला यूट्रिकुलस, छोटे वाला सेक्यूलस। सेक्यूलस और यूट्रिकुलस कितने चेंबर है? कुल 2। किसके चेंबर है? वेस्टिबुलाई के। और इन चेंबरों में क्या है? मैक्यूली नामक सेंसरी सेल। और सेमी सर्कुलर कैनाल का अगला भाग फूला होता है, जिसे क्या कहते हैं? एम्पुला। और एम्पुला में मेरे दोस्तों हेयर लाइक सेल होती है, और वो सेल क्या कहलाती है? क्रिस्टी। मेरे दोस्तों इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है शरीर का क्या बनाना? संतुलन बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो शरीर के संतुलन बनाने वाली संरचना कौन सी है? क्रिस्टी मैक्यूली। क्रिस्टी किस में? सेमी सर्कुलर कैनाल में। मैक्यूली किस में? मैक्यूली वेस्टिबुलाई में। तो वेस्टिबुलाई और सेमी सर्कुलर कैनाल दोनों का संबंध शरीर के संतुलन से है। और कोक्लिया जो होता है मेरे दोस्तों, अंतःकरण का एक तीसरा भाग है जिसका नाम है कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है, और ऑर्गन ऑफ कोर्टी मेरे दोस्तों हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं हाइमन की। किसकी बात करते हैं? हाइमन की। हाइमन को मेरे दोस्तों योनि आच्छद कहते हैं। क्या कहते हैं? योनि आच्छद कहते हैं। मेरे दोस्तों योनि या वेजाइना के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। योनि या वेजाइना की जो ओपनिंग होती है मेरे दोस्तों, जैसे कि ये एक रीजन है जिसके अंदर लेबिया माइनोरा और बाहर की तरफ होता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये बीच का वेस्टिबुलाई। वेस्टिबुलाई के अंदर मेरे दोस्तों नीचे की ओपनिंग को बोलते हैं आप लोग योनि द्वार। योनि द्वार पर एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को कहते हैं मेरे दोस्तों हाइमन। ठीक है, ये झिल्ली मेरे दोस्तों अधिक शारीरिक श्रम से, दौड़ने से, साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से टूट जाती है, और इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों हाइमन, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस
मेरे दोस्तों वल्वा में इस पूरी संरचना को वल्वा कहते हैं। महिलाओं के अंदर जो बाह्य जनन अंग है उसे अपन बोलते हैं वल्वा या भग। वल्वा का एक भाग है लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, फिर ऊपर की तरफ मूत्र मार्ग या मूत्र द्वार, नीचे की तरफ योनि द्वार, योनि द्वार पर हाइमन। ठीक है, अब मेरे दोस्तों और ये बीच का दरार क्या कहलाता है? ये वेस्टिबुलाई। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को सुनना, मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के इस भग के अंदर वह कौन सा भाग है जो नर के पेनिस के होमोलोगस होता है, नर के शिशन के समजात भाग कौन सा है? मेरे दोस्तों याद रखना, नर के शिशन के समजात भाग जो है वो योनि के वो भग के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर होता है, एक बल्ब के लाइक उभरी हुई संरचना जो बहुत ज्यादा उत्तेजित भाग है फीमेल के अंदर। और इसे अपन मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे मेरे दोस्तों क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस को हम भग सेप भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और क्लाइटोरिस जो है मेल के अंदर पेनिस जो होता है उसके समजात अंग है, उसके समजात अंग है। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन जीएच। तो मेरे दोस्तों वृद्धि हार्मोन का जब बाल्य अवस्था में अल्प श्रावण होता है तब तो व्यक्ति में बोनापन नाम की बीमारी होती है। कौन सी? बोनापन नाम की बीमारी होती है। लेकिन यही वृद्धि हार्मोन मेरे दोस्तों वयस्क अवस्था में कम हो जाए। कब कम हो जाए? वयस्क अवस्था में कम हो जाए तो मेरे दोस्तों कौन सी बीमारी होगी? वयस्क अवस्था में एडल्ट व्यक्ति है एक, और उसमें मेरे दोस्तों ग्रोथ हार्मोन की क्या हो चुकी है? डेफिशिएंसी हो चुकी है, कमी हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में उसमें एक रोग होता है, उस रोग को साइमंड डिजीज कहते हैं, सीमंड का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमंड का रोग। क्वेश्चन आ सकता है सीमंड का रोग कब होगा? जब जीएच की वयस्क अवस्था में प्रौढ़ावस्था में क्या आ जाएगी? कमी। और बाल्यावस्था में कमी आ गई तो सर बाल्यावस्था में कमी आती है तो बोनापन बीमारी होती है, ड्वार्फिज्म बीमारी होती है। याद रखना। अब आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कैस्ट्रेशन। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा मेरे दोस्तों, यदि आपने बीएससी नर्सिंग की तैयारी काफी लेट शुरू करी है और आपकी प्रिपरेशन अब भी बहुत अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपको एक डायरेक्शन मिले, आपको एक दिशा मिले, आपको एक तरीका पता चल जाए कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी टीम ने और मैंने मेरे दोस्तों आपके लिए कुछ मॉडल पेपर तैयार किए हैं। साथ ही साथ हमने क्वेश्चन बैंक भी तैयार किए मेरे दोस्तों। तो मॉडल पेपर के साथ साथ हमने क्वेश्चन बैंक भी तैयार किए और ये मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक मेरे दोस्तों तीनों ही सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमने बनाए हैं। ठीक है, और मेरे दोस्तों लगभग 15 पीडीएफ तो मॉडल पेपर की है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों तीनों सब्जेक्ट की 3 क्वेश्चन बैंक भी है। लगभग 2000 के आसपास प्रश्नों का एक बहुत बड़ा खजाना आपको दे रहा हूं और मात्र इसकी फीस हमने रखी है मेरे दोस्तों 99 रुपए। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मेरे दोस्तों। आपकी इच्छा हो, आपको हमारी टीम पर भरोसा हो तो आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कैस्ट्रेशन की। कैस्ट्रेशन क्या है? और मेरे को लगता है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। कैस्ट्रेशन, पहले आप चैट बॉक्स में आंसर दो, देखें कैस्ट्रेशन किसको कहेंगे? कैस्ट्रेशन किसको कहेंगे? मेरे दोस्तों मेरी बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना। मैं फिर से यही बात आपके साथ रिपीट कर रहा हूं। जो बेल होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, जिनका उपयोग खेतों में हल जोतने के रूप में किया जाता है, किसान क्या करता है? उस बेल का कैस्ट्रेशन करवा देता है। मतलब कि उस बेल के अंदर प्यूबर्टी आने से पहले ही, यौवना अवस्था आने से पहले ही उसके वृषण, यौवना अवस्था आने से पहले ही उसके वृषण या टेस्टिस
का सर्जिकल रिमूवल करवा दिया जाता है, ऑपरेशन करके जो है टेस्टिस काट करके हटा दिए जाते हैं। इस घटना को मेरे दोस्तों कैस्ट्रेशन, याद रखना। कैस्ट्रेशन कौन सी प्रक्रिया है? तो कैस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत यौवनावस्था के दरमियान, कब? यौवनावस्था के दरमियान मेरे दोस्तों टेस्टिस या वृषण जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इससे काफी फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि वो जो मादा पशु है वो अब शांत हो जाएगा, सौम्य और मधुर स्वभाव का हो जाएगा, क्योंकि उसका वृषण कट चुका है। जब उसके पास वृषण ही नहीं होगा तो उसके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नहीं होगा, और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता है तो उसका जो गुस्सेल स्वभाव है वो अब शांत हो जाएगा। तो इसलिए किसी को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मेरा स्वभाव ठीक नहीं है, तो मेरे दोस्तों आप भी कैस्ट्रेशन करवा लो, आप भी बंधियाकरण करवा लो, सारी रामायण खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, सारे पड़पच से बाहर निकल जाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका, आपको लगता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता हूं, ठीक है ना, मैं तो गुस्से में ये तोड़ देता हूं, वो तोड़ देता हूं, तो मेरे दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका, वैसे ये पशुओं में कराया जाता है, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो, इसे बंधियाकरण कहते हैं, इसे वृषण नाशन भी कहते हैं। वृषण का नाश कर दिया आप लोगों ने। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब है कॉन्ड्रीन और ओसिन। एक प्रोटीन होती है कॉन्ड्रीन, एक प्रोटीन होती है ओसिन। अब आप आंसर दो, कॉन्ड्रीन किसके अंदर होगी और ओसिन किसके अंदर होगी? जल्दी बताओ, देखें जल्दी बताओ, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, देखें कॉन्ड्रीन किसके अंदर होती है और ओसिन किसके अंदर होती है? दोस्तों बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग। कॉन्ड्रीन कार्टिलेज के अंदर होती है। कार्टिलेज का मतलब है उपास्थि। जो उपास्थियां होती है मेरे दोस्तों उनमें तो कॉन्ड्रीन होती है, जबकि जो बोन होती है, जो अस्थि होती है, अस्थि के अंदर मेरे दोस्तों ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। यह बात आपको क्या रखनी पड़ेगी याद। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एक और वीडियो थोड़ी देर बाद में अपलोड कर रहा हूं, उसे भी जरूर YouTube पर आकर के चेक करना। मेरे दोस्तों आपका सपोर्ट, आपका सहयोग बहुत मिल रहा है। मैं नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ विजय एजुकेशन न्यूज.com, विजय एजुकेशन न्यूज.com मेरे दोस्तों हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर हर एक न्यूज की लिंक हम डालते हैं, चाहे कोई भी फोरम क्यों ना हो, उस फोरम के ऑनलाइन लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर सबसे पहले मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।